ने पहचान लिया था कि ये महान उपन्यास हमारे बीच आ गया है। सीधे गोदान से तुलना होने लगी थी। और उसके बाद भी पिछले 15-20 वर्षों में जब भी आलोचक साथ बैठते हैं, पत्रिकाओं के विशेषांक आते हैं और उनमें पूछा जाता है कि हिंदी के मान लीजिए 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन से हैं, तो पहला गोदान होगा, दूसरा मैला आंचल होगा। अगर कोई पूर्वग्रह न हो किसी के मन में तो यही आता है। तो उसके आते ही उसकी धूम तो मची ही थी। सब लोगों को लग रहा था कि एक बड़ी भारी प्रतिभा का उदय हुआ है। और उसके बाद भी उनके उपन्यास आते रहे, जैसे जुलूस भी मैंने पढ़ा, जो बहुत ही फर्क है मैला आंचल से। नई बातें उनमें क्या हैं ये तो अब तक जग विदित है। ये उनका नयापन तो सब लोगों पर स्पष्ट है तरह तरह से। और उनकी आंचलिकता की बहुत चर्चा होती है। मुझे लगता है कि आंचलिकता शब्द ही जैसे मैला आंचल से लिया गया हो। अगर मैला आंचल के शीर्षक में आंचल न होता तो हिंदी में क्या हम लोग आंचलिकता की उसी अर्थ में चर्चा करते। भूल भरा मैला सा आंचल, सुमित्रानंदन पंत की कविता से उन्होंने लिया है। You have to run the job. I mean the job should be run. हेलो, ये नेपथ्य से क्या आवाज है? खैर, तो आंचलिकता का बड़ा महत्व माना गया है उनमें। लेकिन आंचलिकता के अलावा और भी कई बातें हैं। और आंचलिकता का प्रयोग भी जो है उनका, वो बोली पर आधारित है। आंचलिकता के 2-3 पक्ष हैं। एक तो ये है कि एक छोटे से इलाके में जो अधिकतर ग्रामीण है, उसमें उसी भावभूमि से, उसी कर्म भूमि से वे चरित्र लेते हैं, वही उनका कथानक आगे बढ़ता है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछने का ये है, पहले मैं आंचलिकता की थोड़ी बात कर ही लूं। अब ये आया है सामने, और भी देखिए उसमें क्या है। उसमें 2-3 पक्ष पहले मैं गिना दूं, फिर आंचलिकता पर आते हैं। एक और पक्ष उसमें क्या है कि जिसे उसमें सुराज कहा गया है और सुराजी लोग कहा गया है। हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, तो उसका जितना सजीव वर्णन उस पुस्तक में है वो बहुत कम उपन्यासों में पाया जाएगा। प्रेमचंद में भी रंगभूमि में अवश्य है, गोदान में उतना नहीं है, और कर्मभूमि में भी एक विशेष कोण से हुआ है, तो उसका बड़ा भारी महत्व है। और मैला आंचल में प्रेम कथा तो है ही, प्रेम कथा भी थोड़े अंतर से है। और उसके अलावा स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के तुरंत बाद किस प्रकार की राजनीतिक चीजें सामने आई, क्या क्या परिवर्तन हुए, अच्छे भी बुरे भी, ये पलती परिकथा में अधिक है, लेकिन मैला आंचल में भी काफी इसकी वानगी मिलती है। तो ये उसके अनेक पक्ष हैं। अब आंचलिकता पर कुछ और कहा जाए या कुछ और प्रश्न है आपके मन में? आंचलिकता पे सर ये है कि जो रीजनलिज्म की जो हम बात करते हैं कि उसको रीजनलिज्म इज आल्सो समटाइम्स सीन एज अ सब कैटेगरी ऑफ नेशनलिज्म। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? और आप और रीजनलिज्म पे जैसे कि लेकिन कुछ आलोचकों ने ये भी कहा है कि सिर्फ वो रीजनलिज्म जो है उसका एक ट्रांसनेशनल नेशनल कैरेक्टर है, वो सीमित नहीं है मेरीगंज। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर कुछ कहूंगा संक्षेप में, लेकिन उसके बाद आंचलिकता उनकी कैसी है, उसके विशेष गुण क्या हैं, उस पर मैं आता हूं। ऐसा है कि ये जो ट्रांसनेशनल या सब नेशनल वाली परिभाषा है रीजनलिज्म की, वो आंचलिकता पर लागू नहीं होती। वो रीजनलिज्म की बात है, आंचलिकता की बात नहीं है। रीजनलिज्म कैन बी पॉलिटिकल, अधिकतर राजनीतिक अर्थ में ही समझी जाती है। आंचलिकता सांस्कृतिक होती है। इन दोनों में बड़ा भारी अंतर ये है। तो रीजनलिज्म जैसे है, जैसे हिंदुस्तान में तरह तरह के रीजनलिज्म आजकल है, और कुछ ऐसी भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो जिनको दिल्ली से और दिल्ली की व्यवस्था से अधिक संतोष नहीं है।
कुछ और देशों में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो देश से स्वतंत्र होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, वो बात अलग है। ऐसा रेणु में बिल्कुल नहीं है। रेणु में राष्ट्र की महिमा है, राष्ट्र के खिलाफ कुछ नहीं है इस प्रकार का। राष्ट्र से असंतोष है, लेकिन राष्ट्र से कट कर कुछ और बनने का कोई किसी प्रकार का उसमें मत नहीं है। तो जैसा मैंने कहा सांस्कृतिक है वो, और वो अधिकतर बोली पर आधारित है। छोटा सा क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र नहीं है, लेकिन हिंदी के बहुत से उपन्यासकार हैं जो आंचलिक नहीं है, उनका भी क्षेत्र गांव का उतना ही छोटा है। जैसे प्रेमचंद का उन्हीं से तुलना होती है बार बार। प्रेमचंद का क्षेत्र लखनऊ, बनारस, उसके आसपास के कुछ गांव, इतना ही बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन आंचलिकता की जो सबसे बड़ी विशेषता मिलती है रेणु में, वो है बोली। वहां की स्थानीय बोली, वहां की स्थानीय भाषा का जिस प्रकार अद्भुत प्रयोग किया है रेणु ने, वो हिंदी में इसके पहले हुआ नहीं था। आंचलिकता का सबसे बड़ा और बोली के प्रयोग का सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है, उससे उस उपन्यास की और उस उपन्यास में वर्णित कथाक्रम की, चरित्रों की प्रामाणिकता तुरंत सिद्ध हो जाती है। क्योंकि वो बोली पाठकों में से कुछ को आती है, अधिकतर को नहीं आती है, और जो उपन्यासकार लिख रहा है उसको आती है, तो वो अंदर गहरे डूब कर लिख रहा है, ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है। वो बाहर से ऊपर से नहीं लिख रहा है, वो अंदर घुस कर लिख रहा है। लेकिन प्रामाणिकता तो सिद्ध हो जाती है आंचलिकता से और बोली से, लेकिन एक इसका बुरा परिणाम भी होता है। एक इसका ऐसा परिणाम होता है जो लेखक की कल्पना में शायद था ही नहीं, और इसमें तुलना की जा सकती है रेणु की फिर प्रेमचंद से। प्रेमचंद ने भी ग्रामीण चरित्र जिस प्रकार के चित्रित किए, उनका जवाब नहीं है। लेकिन प्रेमचंद का चाहे जितना भद्दर गांव का चरित्र हो, चाहे जितना दूर का हो, चाहे जितना पढ़ा लिखा न हो, वो कभी अपनी बोली नहीं बोलता। वो लगभग कभी अपनी बोली नहीं बोलता, वो स्थानीय बोली नहीं बोलता, वो हरदम खड़ी बोली बोलता है, वो हरदम सामान्य हिंदी बोलता है, और इसलिए प्रेमचंद की प्रामाणिकता कम नहीं हो जाती। अब इसमें क्या है बोली में कि कई बोली रेणु के उपन्यासों में कई ऐसे शब्द हैं जो उस क्षेत्र के बाहर के लोगों को जल्दी जल्दी समझ में नहीं आएंगे, मेरी समझ में नहीं आते। एक मैं उदाहरण आपको देता हूँ, दोनों बोली के प्रयोग के दोनों तरह के उदाहरण। ये मेरी पुरानी कृति है, आगे पीछे हो रही है, इसकी जिल्द खुल गई है, इसका मतलब मैं इसको पिछले 30-40 साल से लगातार पढ़े जा रहा हूँ। ये इस राजकमल प्रकाशन में जो संस्करण है उसमें एक गाना है, सुराजी कीर्तन नया नया गढ़ा हुआ है। कथिजे चढ़िए आइल भारत माता, कथिजे चढ़िए आइल वीर जमाहर, कथि पर गंधी महाराज। जवाहर को जमाहिर कहते हैं लोग, गांधी को गंधी कहते हैं। हाथी चढ़ल आए भारत माता, डोली में बैठल सुराज। घोड़ा चढ़िए आए वीर जमाहिर, पैदल गंधी महाराज। ये तो समझ में आता है। इसमें एक शब्द बार बार आता है, कथि। कथि मुझे नहीं पता इसका क्या अर्थ है, जबकि इस पेज में, पेज 224 से इस संस्करण में 4 शब्द ऐसे हैं जिनके फुटनोट दिए गए हैं। रेणु ने स्वयं या रेणु के प्रकाशक ने ये जानते हुए कि पाठकों की समझ में नहीं आएगा, इसमें स्वयं संस्करण के भीतर से उर्दू शायरी छपती है कि नीचे खूब फुटनोट लगे होते हैं, उस तरह कई पृष्ठों पर इसमें फुटनोट लगे हुए हैं, और तब भी कई शब्द समझ में नहीं आएंगे। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण मुझे लगता है आंचलिक बोली के प्रयोग का, बस एक ही उदाहरण और पढ़ता हूं। वो जब गांधी जी नहीं रहते हैं तब की बात है, और उसका क्या असर होता है मेरीगंज जो आसपास के गांवों के आसपास। गांधी जी मारे गए, रघुपति राघव, राजा राम सब लोग गा रहे हैं, और बालदेव जी क्या गा रहे हैं, पतित पामन सीताराम। वो पक्के गांधीवादी हैं,
लेकिन उनको यही सुनाई पड़ता है। और उसके बाद क्या आता है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको संपत दे भगवान। बोली में संपत है, संपत मतलब संपदा, संपत्ति नहीं, संपद। तो इसका एक असर ये होता है कई बार। इसके साथ साथ आकाशवाणी पर क्या आ रहा है, पाषाण सी जीर्णा नियथा विहाय, शुद्ध संस्कृत आ रही है आकाशवाणी पर। और गांव में रघुपति राघव भी इस प्रकार गाया जा रहा है, स्थानीय प्रकार से गाया जा रहा है। तो इसका बड़ा अद्भुत प्रयोग किया है रेणु ने। ओहो, ये मैंने क्या किया, ओहो, क्या किया आपके सर? पास आ रहा है, ये बंद हो गया है ये। सर आवाज हाँ तो आ रही है आपको। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अब इस पे और विषय चर्चा नहीं करूंगा, आप आगे प्रश्न पूछें कहीं और चले। इसी नोट पे सर, तो एक उस पे जो भाषा का जो आप कह रहे हैं कि कभी फुटनोट डालना पड़ेगा, इस पे भी कुछ आलोचकों ने वही कहा है कि जब हम हिंदी में लिख रहे हैं तो मतलब जटिलता जो आंचलिकता की वजह से या भाषा जो लोकल भाषा की वजह से जो दुरूह बना दिया भाषा को, इस पे कुछ लोगों की बड़ी तीखी टिप्पणी रही है। और एक आलोचक ने ये भी कहा कि महिला आंचल के प्रति खासकर कि इसमें ज्ञान गरिमा की कमी है। तो इस पे क्या कहेंगे? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दुरूह हो जाती है भाषा, अंचल के बाहर के लोगों को समझ में नहीं आती, ये तो ठीक है। लेकिन देखिए ऐसा है कि जैसे टी.एस. एलियट ने कहा कविता के बारे में कि गुड पोएट्री कम्युनिकेट्स बिफोर इट इज अंडरस्टूड। पहले ही पता चल जाता है कि इसमें कुछ है, क्या है, ये भी पता चल जाता है। ये नहीं कि आप शब्दशः उसको समझें, अगर कुछ शब्द नहीं भी आते हैं तो पूरा माहौल तो समझ में आता है। तो ऐसी दुरूहता नहीं है। दूसरी बात जो आपने पूछी, ज्ञान गरिमा, हाँ उन हाँ आलोचक का कहने का संदर्भ शायद ये भी था कि जब खासकर महिला आंचल पढ़ते तो हम जब कभी वो इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स ढूंढने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, तो उनका शायद कहना है कि आप पन्ने पे पन्ने पलट जाते हैं और विवरण के अलावा वो आपको कुछ बौद्धिक स्तर पर कुछ एनालाइज करने के लिए कुछ मिलता नहीं है। तो उनकी टिप्पणी शायद उस संदर्भ में थी कि महिला आंचल में ज्ञान गरिमा का अभाव। ने बिल्कुल सही कहा, ने बिल्कुल सही कहा कि आलोचक इस प्रकार की बातें कहते हैं इसलिए कि आलोचकों में स्वयं ज्ञान गरिमा का अभाव होता है। वो इसलिए कहते हैं कि उनकी अकल बहुत छोटी होती है। अगर आप उपन्यास में और कविता में भी ज्ञान गरिमा ढूंढेंगे तो आप आलोचक के रूप में जो लिखेंगे उसमें फिर क्या मिलेगा। तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि अलग अलग विधा में अलग अलग चीजें मिलती हैं। देखिए, ये एक प्रकार का आलोचक, एक प्रकार का पाठक बड़े बड़े उपन्यासों के बारे में ये कहता रहा है। और उपन्यास होता है जीवन का जीवंत चित्रण। तो जैसे शेखर एक जीवनी को जब मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला, अगेन ने मुझे बताया एक बार, तो उसमें कहा गया कि इसके आगे के जो कई गुण प्रदर्शित होते हैं उनमें एक है उनका पांडित्य। और अज्ञेय को बहुत बुरा लगा। अज्ञेय ने कहा उपन्यास में अगर आपको पांडित्य दिख रहा है तो उपन्यास फेल हो गया। इस प्रकार का एक और उदाहरण देता हूं आपको। राग दरबारी जब छपा तो श्रीपत राय, प्रेमचंद के पुत्र श्रीपत राय जो संपादक थे कहानी पत्रिका के, उन्होंने लिखा कि इसमें केंद्रीय मनीषा का अभाव है, सेंट्रल इंटेलिजेंस। तो इन आलोचकों की बात पीछे रह जाती है, उपन्यास अमर रहता है, उपन्यास हर एक पाठक को बहुत कुछ देता रहता है। अज्ञान गरिमा का क्षेत्र अलग है, ये तो जीवन का क्षेत्र है, सजीव जीवन का क्षेत्र है। अगला सवाल है सर, क्योंकि आपने पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे किया और मैं क्योंकि इंग्लिश की स्टूडेंट भी रही हूँ और टीचर भी हूँ, हम पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से चीजों को बहुत देखते हैं। तो हाउ डू वी लोकेट रेणु इन द पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम ऑफ डिस्कोर्स इफ वी कैन? पोस्ट कॉलोनियल के कई अर्थ होते हैं, उस पर बड़ा भारी विमर्श है। देश में भी है, विदेश में और ज्यादा है, अमेरिका में सबसे ज्यादा है। और उसमें एक जो नई बात है जो पोस्ट कॉलोनियल शब्द सुन के समझ में नहीं आती,
वो ये है कि वो लोग कहते हैं कि जब से कॉलोनियल रूल शुरू हुआ तब से लेकर स्वतंत्रता आने तक और आज तक समाज में और राजनीति में किसी भी देश में क्या क्या परिवर्तन हुए, ये सब पोस्ट कॉलोनियल है। तो इस अर्थ में रेणु का जो उपन्यास है सन 42 के आसपास शुरू होता है, सन 30 की भी बात आती है इसमें, गांधी जी के 30 के आंदोलन की, और भी तरह तरह की बातें आती हैं। और 1954 में छपा था तो 51-52 तक की भी बात आती है, स्वतंत्रता के कुछ वर्ष पहले और स्वतंत्रता के कुछ वर्ष बाद तक। इसमें पोस्ट कॉलोनियल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है मेरी राय में, वो ये है कि आजादी आई, बड़ा भारी उत्साह था सबके मन में, सबकी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थी कि आजादी आएगी तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगा। उसका क्या हुआ? हमारी जो इतनी बड़ी आशा थी, ये 1967 के जब चुनाव आए तब लोगों ने कहा कि मोह भंग हुआ आजादी से। 67 के चुनाव 20 साल बाद। लेकिन रेणु के उपन्यास में आजादी पाने के 7 साल बाद, 47 से 54 के बीच में जितना मोहभंग पहले से ही हो गया है, वो हिंदी के और किसी उपन्यास में आपको देखने में नहीं आएगा। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो लोग कांग्रेस के सर्वथा विरुद्ध थे, स्वतंत्रता पाने के विरुद्ध थे, स्वतंत्रता आते ही अपने को कांग्रेसी कहने लगे और कांग्रेस के और सरकार के बड़े बड़े पद उन्होंने हथिया लिए। ये जो हुआ कि बिल्कुल पाली बदल दी, बिल्कुल बेईमानी की। और जो सच्चे कांग्रेसी थे उनको, जैसे बावन दास हैं, उनको कुछ नहीं मिला, वो केवल अपने सिद्धांत लेकर अटल रहे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मोह भंग का जो अंतिम प्रमाण है, इसमें बहुत ही मार्मिक प्रमाण है कि गांधी जी के आदर्श उनको लोग न केवल भूल गए बल्कि उनको झुठला दिया। तो जो अंतिम दृश्य है उपन्यास का कि चोरी की गाड़ी आ रही है, तस्करी हो रही है, करप्शन है, जो पुलिस वाला खड़ा है उसको वो 2500 घूस खा चुका है, तो वो क्या रोकेगा गाड़ी को इस तरह की। तो बावन दास उस गाड़ी को रोकने खड़े होते हैं, एक नहीं अनेक गाड़ियों को, और अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। उनका मोह भंग इतना अधिक है कि गांधीवाद को हम लोगों ने किस तरह भुला दिया, उसको झुठला दिया, कि वो अपना जीवन अर्पित करके, अपने प्राण अर्पित करके उन आदर्शों को एक बार फिर दोहराते हैं अंत में। ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको कहीं भी। और हमारे पास वक्त कम है, तो अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हुए कि अगर हम रेणु लिटरेरी टर्म्स में अगर हम कहें तो रेणु की जो लिटरेरी सेंसिबिलिटी है, चाहे वो आंचलिकता को लेकर हो, बाकी कैरेक्टर्स को लेकर हो, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे राइटर्स हैं, या चाहे वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश हो या भाषा लिटरेचर हो, तो उनमें क्या वैसा ही कुछ हमें और देखने को मिलता है? क्योंकि हम बहुत कम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, या जब हम खासकर अगर हम अपने ही जनरेशन की बात कर लूं, या जो ट्रांसलेट होकर आता है, क्योंकि तो भाषा लिटरेचर में और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में हमें वैसी चीजें, हमें रेप्लिकेशन देखने को, रेणु की सेंसिबिलिटीज की रेप्लिकेशन देखने को मिलती है? हाँ तो कैसे, और या अंतर है तो कैसे? देखिए, ढूंढने निकलेंगे तो मिल जाएगी, आलोचकों का काम ही है। आलोचक जो है वो हम सब लोग ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात और कहनी चाहिए तुरंत कि रेणु की प्रतिभा अद्वितीय है, उनके जैसा कोई नहीं मिलेगा, उनसे बढ़ के कोई नहीं मिलेगा, हिंदी में तो मिलेगा ही नहीं। कई लोगों ने आंचलिक उपन्यास लिखे, महिला आंचल को पढ़कर आंचलिक उपन्यास लिखे। उसी प्रकार जो हिंदी के अन्य अनेक अंचल हैं वो भी प्रकाश में आए हैं और वहां की बोली का भी प्रयोग हुआ। ये बहुत बहुत उपन्यासकारों ने किया। तो ये रेणु का बहुत अच्छा प्रभाव है। दूसरे, राजनैतिक दृष्टि से मोहभंग के उपन्यास भी बहुत सामने आए। राग दरबारी क्या है अगर मोहभंग का उपन्यास नहीं? ये मैं नहीं कहता कि महिला आंचल का सीधा प्रभाव है राग दरबारी पर, लगता नहीं है ऐसा, लेकिन उसी परंपरा का उपन्यास है। एक अंग्रेजी उपन्यास का भी नाम लेता हूं जो अंग्रेजी वालों को अधिक परिचित है,
राजा राव का उपन्यास जो आया कांतापुरा 1938 का, उसमें रेणु के उपन्यास, रेणु के मैला आंचल में एक समानता बड़ी भारी है कि गांधी जी का उपदेश, गांधी जी का संदेश कितनी दूर दूर तक पहुंचा, छोटे से छोटे गांव तक पहुंचा। और जिस प्रकार बिहार में पहुंचा, पूर्णिया के आसपास पहुंचा, उसी प्रकार जिसे मैसूर स्टेट कहते थे, जो अब कर्नाटका है, उसके गांव में कहां तक पहुंचा। और वो उपन्यास पढ़कर जो आंचलिक बोली है रेणु की, उसके बारे में भी एक नया परिप्रेक्ष्य खुलता है कि राजा राव तो अंग्रेजी में लिख रहे थे, वो स्थानीय बोली, गांव की बोली किस प्रकार लिख पाएंगे। तो उन्होंने अपनी अपनी भूमिका में तो कहा ही कि one has to express a sensibility that is one's own in a language that is not one's own. रेणु को फायदा था, रेणु का उनको लाभ था कि वो अपनी भाषा में लिख रहे थे, लेकिन तब भी राजा राव का जो प्रयत्न है अंग्रेजी में स्थानीय भारतीय भाषा की ध्वनि किस प्रकार लाई जा सकती है, इस पर उन्होंने प्रयोग किया। यही सब दिखता है। प्रश्न तो हमारे पास बहुत आ रहे हैं, काश हमारे पास इतना समय होता कि हम एक आईपी कॉलेज के हैं, उन्होंने पूछा है कि रेणु के मैला आंचल और परती परिकथा को पढ़ते हुए हम इंटरटेक्सुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे रीड करेंगे? इसमें क्या आया? It has been upgraded to unlimited minutes. It's reminding us that it's time to say goodbye, and that if you want to prolong this experience, then you need to upgrade to the higher version. ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, जो प्रश्न है, देखिए इंटरटेक्सुअलिटी माने क्या होता है? इंटरटेक्सुअलिटी मतलब दो या अधिक टेक्स्ट और अधिकतर अलग अलग देश काल के अलग अलग लेखकों के, और उनके बीच में जब आपसी प्रतिध्वनि आती है तो वो इंटरटेक्सुअलिटी हुई। एक ही लेखक के दो उपन्यासों में इंटरटेक्सुअलिटी ढूंढना तो ज्यादा अर्थवान नहीं है, क्योंकि एक ही लेखक है, अगर उसने एक उपन्यास लिखा, 2-3 साल बाद एक दूसरा उपन्यास लिखा, तो उसमें तरह तरह की समानताएं भी होंगी, विभिन्नताएं भी होंगी, ये मान के चलना चाहिए, क्योंकि लेखक वही है उसकी भाषा वही है, उसके अनुभव लगभग वही हैं, तो वो तो दिखेगा ही। और ये भी उसके साथ साथ है कि वो सजग है कि वही कहानी दोबारा नहीं लिखेगा, कोई नई चीज लिखेगा, तो अंतर भी होगा। परती परिकथा में और मैला आंचल में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि इसमें तो जो मोह भंग है मैला आंचल में, परती परिकथा में मोह अधिक है, भंग कम है। परती परिकथा में जो तरह तरह, अब तो शब्द का नाम ही नहीं लेना चाहिए, विकास हो रहा है। विकास शब्द तो तभी का है, आज का थोड़े है। तो तरह तरह की विकास की योजनाएं बन रही हैं। जैसे जिस जमीन पर कभी खेती नहीं हुई उस पर पेड़ उगाए जाएंगे, उस तरह की जमीन पर खेती होगी। सरकार की तरह तरह की नई योजनाएं कार्यान्वित होंगी। वो शुरू हो जाता है मैला आंचल में भी। वो मलेरिया सेंटर जो खुलता है, डॉक्टर प्रशांत क्यों आते हैं गांव में? इसीलिए आते हैं। इस प्रकार की योजनाएं कहीं अधिक हैं परती परिकथा में, और उसमें आशा अधिक है। अधिकतर क्या होता है कि आशा पहले उपन्यास में अधिक होती है, बाद में निराशा पड़ती है, लेकिन रेणु में इसका उल्टा है। ये बहुत ही रोचक चीज है। तो बातें तो कभी खत्म नहीं होगी, और हमारे वक्ता आज भी कल भी हमारी बातचीत चलती रही है, और अभी तो ये पूरा वर्ष हम रेणु को समर्पित कर रहे हैं। तो बहुत सारे वक्ता हमारे साथ और जुड़ेंगे, बहुत सारे पहलुओं पे बात हो चुकी है, और भी बहुत सारे नजरिए से हम बात करेंगे। सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विमल सर का शुक्रिया कि इतने अच्छे कार्यक्रम के पीछे सपोर्ट की तरह खड़े रहने के लिए। आप सभी लोगों का, जो मेरे सारे गुरुजन हैं, मेरे कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ साथी हैं, आप सबों को भी हार्दिक शुक्रिया
तहे दिल से अदा करती हूँ। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू केम, एंड कुछ गलती रह गई हो, ये मंच हम सबके लिए काफी नया है, मेरे लिए भी नया है, तो अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ करिएगा, आगे हम इससे भी मैंने अंग्रेजी में अब तक किसी वेबिनार में भाग नहीं लिया। कम से कम 10, 12, 15 तो लोगों ने कहा होगा मुझसे, मैंने कहा नहीं, तो मेरे लिए भी बिल्कुल नई बात नहीं है। अभी तो शायद इस साल तो हमें ऐसा ही कुछ करते रहना पड़ेगा ताकि हम इंटेलेक्चुअल, पता नहीं कब तक, पता नहीं आगे कब तक। हाँ, अजय कई प्रश्न आ रहे हैं मेरे सामने, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि अब समय तो समाप्ति हो रहा है हमारा, कि जो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो क्या करें। मुझे अगर यहाँ चैट में है, लेकिन वो चैट बचेगा नहीं मेरा ख्याल है, अगर वो ये सब मुझे ईमेल कर देंगे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, ये भी कर सकते। हाँ, ये भी ठीक है। तो जितने प्रश्न हम नहीं ले सके, आप मुझे, मैं ईमेल आईडी अपना प्रोवाइड कर दूंगी, आप मुझे प्रश्न भेज सके, और सर से हम जहाँ get that. So she has asked that you can copy the questions and then you can paste it somewhere and then I can forward you the questions later. ठीक है, और जिनका जवाब मुझे नहीं आता उनका जवाब नहीं दूंगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़े, हमें समय दिया। सर ने बिल्कुल कहा था मैं आधे घंटे के लिए तो हमें ये कार्यक्रम यहाँ हमें समाप्त करना पड़ रहा है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू Swati, and thank you everyone. Thank you for asking me. Thank you.